आज की कहानी बाग की दो कलियां। माधव एक सीधे साधे और बेहद मेहनती इंसान थे। उनकी पत्नी की मौत सालों पहले हो चुकी थी और तब से उनकी दुनिया सिर्फ उनकी दो बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी। बड़ी बेटी अनन्या और छोटी बेटी काव्या। अनन्या बहुत गंभीर, समझदार और शांत स्वभाव की थी, बिल्कुल माधव की तरह। वही काव्या हवा के झोंके जैसी थी, चंचल, जिद्दी और सपनों की दुनिया में जीने वाली। माधव दिन भर शहर की एक पेंटिंग प्रेस में काम करते और शाम को थक कर जब घर लौटते तो बेटियों के चेहरे को देखकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती। वक्त गुजरता गया। अनन्या ने घर की जिम्मेदारियों को संभाल लिया ताकि उसके पिता पर बोझ कम हो सके। वो घर के पास ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। लेकिन काव्या के सपने बड़े थे। वो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी और शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, जिसकी फ़ीस माधव की हैसियत से बाहर थी। एक शाम काव्या ने गुस्से में अपनी कॉलेज की फ़ीस की रसीद मेज़ पर पटक दी और कहा, पापा, अगर मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ी तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप हमेशा अनन्या की सुनते हैं, मेरे सपनों की आपकी कोई परवाह नहीं। अनन्या ने काव्य को डांटना चाहा, पर माधव ने उसे रोक दिया। उन्होंने बस मुस्कुरा कर काव्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, धीरज रखो मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। अगले ही दिन से माधव का दिनचर्या बदल गया। वे सुबह बहुत जल्दी घर से निकलने लगे और रात को देर से लौटते। काव्या को उसकी फ़ीस के पैसे मिल गए और वो खुशी खुशी अपने कॉलेज जाने लगी। उसे लगा कि शायद पिता के पास कोई बचत रखी होगी, लेकिन अनन्या को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि माधव के हाथों पर छाले पड़ चुके थे और वे रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। एक रात जब माधव काम से लौटे और सो गए, तब अनन्या ने चुपके से उनके कमरे की अलमारी की तलाशी ली। वहाँ उसे प्रेस की नौकरी के कागज़ के साथ साथ एक कमर्शियल गाड़ी का एग्रीमेंट मिला। माधव ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा बेचकर और लोन लेकर एक गाड़ी खरीदी थी और वे प्रेस की नौकरी के बाद रात भर शहर में उसे टैक्सी के रूप में चलाते ताकि काव्या की फ़ीस भरी जा सके। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने ये बात काव्या को बताने का फैसला किया। अगली सुबह जब काव्या कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, अनन्या उसे सीधे घर के पीछे बने शेड में ले गई थी। वहाँ माधव थके हुए हालत में अपनी टैक्सी साफ कर रहे थे। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन वे मुस्कुराते हुए काम में लगे थे। अनन्या ने काव्या के हाथ में वो एग्रीमेंट थमाया और धीरे से कहा, ये जो तुम्हारे महंगे कॉलेज के डिज़ाइनर कपड़े और किताबें हैं ना काव्या, ये पापा की रातों की नींद और उनके हाथों के छालों से खरीदे गए हैं। काव्या का सारा गुस्सा और घमंड एक पल में पिघल गया। उसने अपने पिता की झुकी हुई पीठ और उसकी कमज़ोरी आँखों को देखा, जो सिर्फ अपनी बेटियों के भविष्य के लिए लड़ रही थी। वो दौड़ती हुई गई और माधव के गले लगाया। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं चाहिए जो आपकी जान ले ले, काव्या रोते हुए बोली। माधव ने प्यार से दोनों बेटियों को गले लगाया और कहा, पगली, एक बाप की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटियों की मुस्कान होती है। तुम दोनों कामयाब हो जाओ, मेरी सारी थकान वैसे ही मिट जाएगी। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। काव्या ने कॉलेज के साथ साथ एक लोकल बुटीक में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पॉकेट मनी खुद निकाल सके। अनन्या ने माधव को रात की शिफ्ट करने से मना कर दिया और खुद एक स्कूल में पक्की टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। सालों बाद जब काव्या का पहला फैशन शो हुआ तो फ्रंट रो की सबसे वीआईपी सीट पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बल्कि माधव बैठे थे। उनके एक तरफ अनन्या थी और दूसरी तरफ काव्या। जब काव्या को स्टेज पर ट्रॉफी मिली तो उसने माइक पर कहा, मेरे इस कामयाबी के पीछे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर का हाथ है, जिन्होंने अपनी रातों की नींद उड़ाकर मेरे सपनों का लिबास बुना।
मेरे पापा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और माधव की बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। माँ बाप का प्यार वो अनमोल साया है जो खुद धूप में जलकर भी बच्चों को कभी आंच नहीं आने देते। माधव का परिवार अब धीरे धीरे अपनी खुशियों को समेट रहा था। काव्या के फैशन शो की सफलता के बाद शहर के कुछ बड़े गारमेंट एक्सपर्ट ने उसे अपनी नई एथनिक लाइन डिज़ाइनर करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया। माधव के चेहरे की झुर्रियाँ अब उनके संघर्ष की नहीं बल्कि उनके गर्व की कहानी बयान करती है। लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी जब बहुत सुचारू रूप से चलने लगती है तो नियति अक्सर एक नया मोड़ ले आती है। उस साल हैदराबाद में मानसून बहुत भारी थी। लगातार कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। माधव जिस प्रिंटिंग प्रेस में पिछले 20 साल से काम कर रहे थे वो एक बेसमेंट में स्थित थी। एक रात जब भारी बारिश हो रही थी, प्रेस के मालिक का माधव के पास फ़ोन आया। बेसमेंट में पानी घुस रहा था और वहाँ लाखों रुपयों का कीमती कागज़ और पुरानी छपाई की मशीनें थीं। माधव प्रेस के प्रति इतने वफादार थे कि वे आधी रात को ही छाता तानकर घर से निकल पड़े। अनन्या ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पापा, इतनी रात को इस तूफान में बाहर जाना ठीक नहीं है, रास्ते बंद हैं। पर माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, उस प्रेस की कमाई से ही तुम दोनों बड़ी हुई हो। आज मालिक मुसीबत में है, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। माधव सुबह तक घर नहीं लौटे। जब बारिश थमी तो अनन्या और काव्या घबरा गई। वे दोनों किसी तरह पानी से भारी सड़कों को पार करते हुए प्रेस तक पहुंची। वहां का नज़ारा देखकर उनको होश उड़ गए। पूरा बेसमेंट पानी में डूबा हुआ था और वहां अपना प्रबंधन के लोग काम कर रहे थे। पता चला कि रात में मशीनों को बचाने समय शॉर्ट सर्किट होने की वजह से माधव को बिजली का एक बहुत जोरदार झटका लगा था और वे बेहोश होकर पानी में गिर गए थे। उन्हें पास के उस्मानिया अस्पताल ले गए थे। अस्पताल के आईसीयू के बाहर खड़ी अनन्या और काव्या का रो रो कर बुरा हाल हुआ। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, शॉर्ट सर्किट और फेफड़ों में पानी चले जाने की वजह से उनकी हालत बहुत नाजुक है। वे वेंटिलेटर पर है। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। कल तक जो पिता अपनी बेटियों के लिए एक ढाल की तरह खड़ा रहता था, आज वो खुद एक सफ़ेद चादर के नीचे बेजान सो रहा था। अस्पताल का खर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। माधव के मालिक ने कुछ पैसे दे दिए थे लेकिन वे काफ़ी नहीं थे। यहाँ आकर अनन्या और काव्या ने उस रिश्ते की असली परीक्षा होनी थी जिसे माधव ने अपने प्यार से सींचा था। काव्या जो कभी ज़िद्दी और बाफुक हुआ करती थी, इस संकट में अचानक बड़ी हो गई। उसने आंसू पोंछे और अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, पापा ने हमेशा हमारे लिए अपनी खुशियाँ बेची हैं। आज हमारी बारी है। मैं उस नए प्रोजेक्ट के एडवांस पैसे के लिए क्लाइंट से बात करती हूँ। वे मुझे इन डिज़ाइनों के बदले पैसे देने को तैयार थे। अनन्या ने भी हिम्मत जुटाई। उसने स्कूल से अपनी सैलरी का एडवांस लिया और अपनी छोटी मोटी बचत के सारे पैसे निकाल लिए। दोनों बहनों ने मिलकर अस्पताल की हर रसीद, हर दवाई का इंतज़ाम किया। वे दिन रात अस्पताल के गलियारे में एक दूसरे का सहारा बनी रही। तीसरे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण आईसीयू की खिड़की से अंदर आई, काव्या माधव के बेड के पास बैठी उनका हाथ थामे हुई थी। वो धीरे से गुनगुना रही थी, वही लोरी जो माधव बचपन में उन दोनों को सुनाया करते थे। अचानक काव्या को महसूस हुआ कि माधव की उंगलियों में एक हल्की सी हलचल हुई। उसने चौंक कर ऊपर देखा। माधव ने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, लेकिन उनकी कमज़ोर आंखों में अपनी बेटियों को देखने की वही पुरानी तड़प और प्यार साफ चमक रहा था।
उन्होंने बहुत मुश्किल से काव्या के हाथ को थोड़ा सा दबाया, जैसे वे कुछ कहना चाहते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी बेटियाँ। डॉक्टर ने अंदर आकर चेक किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, इनका संकट टल चुका है। आपकी देख रेख और दुआओं ने काम कर लिया। यही इस कहानी का अंत है।